मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं, ठोस को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस प्रकार से उनको बांटा गया है आपस में, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पड़ा था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पे उनका जो वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में। एक था उसमें आयनिक ठोस, एक था सहसंयोजक ठोस, एक था धात्विक ठोस और एक लास्ट था आणविक ठोस। तो आज इनके बारे में देखते हैं कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। इनके कुछ पॉइंट के आधार पर इनको समझेंगे क्या क्या होते हैं। जब इनके पॉइंट के आधार पर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आयनिक ठोस क्या है, कैसे बने होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या है, कैसे बने होते हैं, और धात्विक और वैसे ही आणविक क्या होते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इनको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल से हम पूरे इनको समझने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो गुणों के आधार पर इनको समझते हैं। पहला इसमें पॉइंट लेते हैं अवयवी कण। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से क्या हो जाएगा कि हमको इसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने इसका कुछ एग्जांपल लिख दिए कि आयनिक ठोस के एग्जांपल NaCl, KCl, ZnS, CF2, ऐसे कुछ और भी एग्जांपल बनते हैं इसके। सहसंयोजक ठोस के एग्जांपल है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये चीज। धात्विक ठोस हो गया, धात्विक ठोस में सभी धातु आ जाएंगे, मिश्र धातु आ जाएंगे, लाइक आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया ये। और आणविक ठोस में बर्फ, शुष्क बर्फ, H2, ठोस NH3, I2, और एक इसमें HCl भी होता है, HCl, इसको भी नोट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होंगे इनके एग्जांपल। अब हम समझते हैं कि इनमें किस प्रकार से डिफरेंस किया जा सकता है, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं समझने के लिए, अवयवी कण। कि अवयवी कण क्या होते हैं। जैसे NaCl Na+Cl- से मिलकर बना है, तो इसके अवयवी कण Na+Cl- हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, Na+ आयन कहलाएगा सोडियम का आयन, Cl- कहलाएगा क्लोरीन का आयन। तो हम इसके लिखते हैं आयन। उसी प्रकार से इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो भी परमाणु होते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि ये धातु परमाणु वाले होते हैं अवयवी कण, और ये अधातु परमाणु वाले अवयवी कण होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। मोस्टली कभी कभी परमाणु परमाणु लिखा रहता है, तो डिफरेंस क्या होता है कि धातु परमाणु वाले अवयवी कण होते हैं इसमें, और इसमें अधातु परमाणु वाले अवयवी कण होते हैं। आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे अणु होते हैं, सिंपल अणु। ये तो पहला हो गया इनमें अवयवी कण के आधार पे। दूसरा और क्या इसमें हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। अच्छा, जो मेन पॉइंट था इसका कि ये था कि डिफरेंस किसके आधार पे था, ये था अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पे जो क्रिस्टल होते हैं, जो ठोस होते हैं। तो अवयवी कणों के मध्य बलों के आधार पर हम लिखते हैं इसके मध्य लगने वाले बल। कौन कौन से बल होते हैं इनके मध्य में, वो देखते थे इसमें। तो आयनिक ठोस में जो बल होता है
वह होता है स्थिर वैद्युत बल। हमको पता है N प्लस या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से प्लस माइनस मिलता है। और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल, जो धनावेश और ऋणावेश के पीछे लगता है। तो ये स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत या विद्युत एक ही चीज होता है। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस इनके मध्य लगता है सहसंयोजक बल। ये 11th में थोड़ा टॉपिक पढ़े थे इसको अपन, सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक त्रिज्या सब पढ़े थे उसमें। धात्विक ठोस में धात्विक बंध, धात्विक बल, धात्विक बल। और आणविक ठोस में जो बल लगता है वो है वांडर वाल बल। ये भी लेने पड़े थे, वांडर वाल्स बल, जो मोस्टली गैसों के बीच पे लगता है और आणविक ठोसों के मध्य लगता है। तो बलों के आधार पे डिफरेंस हो गया। देन अब इसमें डिफरेंस देखते हैं हम लोग। हाँ, और क्या पॉइंट, भौतिक गुणों के आधार पे। भौतिक गुण ये होते कैसे हैं, ठीक है, भौतिक गुण में क्या डिफरेंस है इनमें वो देखते हैं। ये कठोर होते हैं, ये भी कठोर होते हैं, ये भी कठोर होते हैं, और ये मुलायम होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस में कि कठोर 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 और मुलायम होते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो ये कठोर होने के साथ साथ भंगुर भी होते हैं। भंगुर समझते हैं कि इनमें एक बार प्रहार करो तो तुरंत चूर चूर हो जाते हैं। अब किसी पत्थर को मार रहे हो तुरंत टुकड़ा बन जाए उसका, तो भंगुर है, तुरंत चूर चूर जाना। ये कठोर होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उतना कठोर नहीं होता, और ये कठोर होने के साथ साथ आघात वर्धनीय भी होते हैं। आघात वर्धनीय कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इनको किसी ठोस धातु से किसी अन्य वस्तु से इन्हें प्रहार करते हैं तो इन्हें फैलाव का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे लोहा फैलता है, सोना चांदी, जो सुनार होते हैं लोहार होते हैं उसका यूज करते हैं उन लोग इस गुण का, आघात वर्धनी। वो वस्तुओं को मारते हैं पीटते हैं और उनके मन चाहे आकार में उनको ढाल लेते हैं, इसलिए उनपे आघात वर्धनी गुण धातुओं पे होता है। तो ये मुलायम होते हैं नॉर्मली। इसमें अपवाद के रूप में चाहो तो आप इन बर्फों को ले सकते हो, जब ये ठोस के रूप में होते हैं तो ये अपवाद इसमें हो सकता है। नॉर्मली ये मुलायम ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक गुण इनका। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक, हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो इनका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है, इनका गलनांक भी और क्वथनांक भी उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है, और आणविक ठोस का गलनांक क्वथनांक कम होता है। यदि हम बात करें कि आयनिक ठोस में, सहसंयोजक ठोस में और धात्विक ठोस में सबसे ज्यादा जो गलनांक और क्वथनांक होता है तो वो होता है सहसंयोजक ठोस का। जैसे हीरा, हीरा पता है आपको बहुत कठोर है, तो इसे गलाने में पिघलाने में बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से लोहे की वस्तु को पिघलाने में, सोना चांदी पिघलाने में, मोस्टली लोहे ज्यादा कठोर होता है उससे, तो लोहे को पिघलाने में ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, तो उच्च होता है। चांदी और सिल्वर भी क्या, सॉरी चांदी और सोना वो भी क्या होते हैं, उनका भी गलनांक का क्वथनांक क्या होता है, वो भी उच्च होता है। बाकी ये कम ताप पर भी क्या होते हैं, पिघल जाते हैं या उबल जाते हैं, इसलिए उनका जो गलनांक का क्वथनांक होता है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पांचवें पॉइंट के आधार पे हम देखेंगे तो ये विद्युत चालकता कह सकते हैं इसे, कि इनका चालन क्या होता है, ये चालक होते हैं कि सुचालक होते हैं, इस पॉइंट पे है। तो चालकता में हम लिख लेते हैं इसका विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी होते हैं। देन ये भी विद्युत रोधी होते हैं, और ये चालक होते हैं,
तब ये विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 3 विद्युत रोधी दिख रहा है और एक चालक दिख रहा है। तो अब इसमें बात करते हैं कि ये जो विद्युत रोधी है इसमें अपवाद क्या चीज है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जलीय द्रव अवस्था कह सकते हैं इसे, द्रव या जलीय विलयन, द्रव अवस्था या जलीय विलयन में चालक होते हैं। तब विद्युत धारा इसमें क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। केवल ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। द्रव और जलीय विलयन में ये क्या होते हैं, चालक हो जाते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो है इसका अपवाद है, अपवाद ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का कई जगहों पे सेल के रूप में, बैटरी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ लगाई जाती है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। बाकी सब हीरा पता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, तो ये विद्युत रोधी कहला गया। और ये सभी अच्छे चालक होते हैं। आयरन तो पता ही है, सिल्वर पता ही है, और गोल्ड पता ही है। आयरन तो हम जानते हैं विद्युत चालक होता है, लोहा, सोना। और चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम से अच्छा भी चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। और लास्ट वाला पॉइंट हो गया विद्युत रोधी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया इसमें। तो बस यही था इनमें समझने के लिए कि आयनिक ठोस, ऐसे जो धात्विक ठोस और अवयवी ठोस में क्या क्या मेन चीज डिफरेंस होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो 2 प्रकार से हम लोगों ने ठोसों के वर्गीकरण को पढ़ लिया। पहला था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे उसका वर्गीकरण, दूसरा था कि अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पे उसका वर्गीकरण।